नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस साइमल कास्ट प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, गुजरात का चुनाव और उसकी वोटिंग का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों की धड़कनें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे हो रही हैं। जो खौफ उनके अंदर समाया हुआ है, किसी को सत्ता में आने का, किसी में सत्ता खोने का, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो भारत के चुनावी इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। जिस किस्म की 89 रैलीज एक दिन में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है और पूरी की पूरी फौज उतार दी है भारतीय जनता पार्टी ने। सारे कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्र के स्टेट मिनिस्टर, दूसरे राज्यों के चीफ मिनिस्टर, ऐसा लगता है कि जैसे कोई जंग होने जा रही है या इंसान अपना किला बचाने जा रहा है, दुश्मन ने किसी ने आक्रमण कर दिया है। इस किस्म की प्रिपेयर्डनेस, इस किस्म की तैयारी या इस किस्म की नर्वसनेस, विचलित होना, मैंने शायद अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा है। एक विधानसभा चुनाव में इस लेवल की प्रिपरेशन, जैसे कि कोई विदेशी आक्रमण होने जा रहा है और उसके ऊपर इतनी ज्यादा एंग्जाइटी और वरीज प्रधानमंत्री के चेहरे पर, अनप्रेसिडेंटेड लेवल की प्रिपेयर्डनेस कि कहीं ये किला हमारे हाथ से निकल ना जाए। जैसे ये चुनाव नहीं है, कोई बड़ा युद्ध होने जा रहा है। मैं भी हैरान हूं, दर्शक भी हैरान हैं और हो सकता है कि भारत की जनता भी हैरान है कि ये हो क्या रहा है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ विश्लेषक, विद्वान श्री राजेश ठाकर जी मौजूद हैं, गुजरात की पुण्य भूमि से। राजेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे कार्यक्रम में आए। लेकिन जी आपका भी धन्यवाद। जो हालात उभर कर आ रहे हैं, मतलब हालात ऐसे कि प्रधानमंत्री बाली में बैठते हैं और वहां से 3 बार गुजरात का 4 बार उल्लेख करते हैं। समझ में नहीं आता कि उनके ध्यान में गुजरात निकलता ही नहीं है। क्या गुजरात के चुनाव इतने इंपॉर्टेंट हो गए? एक विधानसभा के चुनाव हैं, भारत में 29 राज्य हैं, लेकिन इसको जिस वे में लिया जा रहा है, मैंने शायद अपनी यादाश्त में कभी नहीं देखा है। आपकी टिप्पणी राजेश जी। सही है, अभी देश के प्रधानमंत्री एक प्रदेश के प्रधानमंत्री बनकर रह गए, ऐसी स्थिति है। और अमूमन हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री सारे जो इलेक्शन है उसके अंदर खुद इतने इन्वॉल्व होते हैं, वो स्थानिक स्वराज के चुनाव हो गुजरात के। लेकिन इस बार जो आपने बताया ये बिल्कुल सही बात है। एक एक जो सीट्स है गुजरात की, वो किसी न किसी स्टेट के कोई मिनिस्टर जो है उनको दिया गया है। और हर एक विधानसभा पर एक जो दूसरे स्टेट का मिनिस्टर है या तो कोई बड़ा नेता है, वो आकर तब तक रुकेगा जब तक ये चुनाव का जो तारीख है वो नहीं आएगा। यानी कि गुजरात उनको छोड़ना ही नहीं है, सिर्फ आना और प्रचार करना ही नहीं है, हर एक सीट पर एक मिनिस्टर को या एक ऐसे नेता को दूसरे स्टेट से लाकर बिठाया है। जो राजस्थान से नजदीक के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के हैं, दिल्ली के खास जो नेता है उनको दक्षिण गुजरात में उतारा गया है आम आदमी पार्टी को काउंटर करने के लिए। तो सारा जो उनका फोकस है वो फोकस अभी इसी पर लगा हुआ है कि देश के अंदर दूसरी कोई समस्या है ही नहीं, एक ही समस्या है कि गुजरात का चुनाव कैसे भी करके जीतना है। और ये इसलिए ये प्रेशर बना है कि 2017 का जो उनका रिजल्ट था वो रिजल्ट एक खतरे की घंटी था। उसके बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री को बदल दिया, मंत्रिमंडल को पूरा बदल दिया, उनके संगठन के अंदर अध्यक्ष को बदल दिया। ये सारा कुछ बदलने के बाद भी अभी जो एक लहर चल रही है वो लहर बदलाव की लहर है। एक सर्वे आज ही प्रिंट मीडिया का आया है जिसमें ये बताया गया है कि लगभग 70% जो लोग हैं वो महंगाई को अपना मुद्दा समझते हैं। लगभग 62% लोग हैं जो बेरोजगारी को मुद्दा गुजरात के अंदर समझते हैं। जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है और जो रास्ते टूटने का प्रॉब्लम है, इससे 48% लोग हैं जो उनका मुद्दा समझ रहे हैं। तो अलग अलग वर्ग और अलग अलग जगह पर जो ये सर्वे हुआ है वो सर्वे ये बताता है कि लोगों के पास अभी जो मुद्दा है वो पिछले चुनाव में थे उससे बदल गए हैं। और फिर भी कई सर्वे ऐसे आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 135 के आसपास जो है सीट जीत रही है। तो ये दोनों चीजें मेल नहीं खा रही है। तो पब्लिक ये कह रही है मुखर होके, इतनी सीटें तो राजेश जी मोदी जी भी नहीं जीत पाए थे कभी, जब वो चीफ जी 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 जी। लेकिन इन लोगों का यही स्टाइल है
2017 में भी 150 का उन्होंने टारगेट दिया था उनके संगठन को और सबको। लेकिन अभी पब्लिक ये समझने लगी है कि अगर आप 150 122 का जो टारगेट देते हो, उसका मतलब ये है कि आप जनता का जो मैंडेट है अपनी जेब में लेके घूम रहे हो। जनता को तो आप पूछते ही नहीं है, आपके संगठन को आप टारगेट देते हो, लेकिन जनता ने क्या टारगेट तय किया है ये तो कभी आप जानने की कोशिश नहीं करते। तो बहुत सारी जगह पर अभी भारतीय जनता पार्टी के जो विद्रोही हैं उन्होंने भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना का मन बना के नामांकन दाखिल किया है। कई जगह पर ऐसा है जहां लगता है कि ऑपरेशन उनका सक्सेसफुल हो गया है, जो उनका जो मेन टारगेट था उनको उन लोगों ने समझा लिया है। लेकिन जो लोग समझ गए हैं वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने किसी तरह से या तो किसी दूसरे इंडिपेंडेंट को खड़ा किया है, कहाँ तो ऐसी या तो ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि जो लोग जितने सक्रियता से अपना जो इन्फ्लुएंस है अपने अपने एरिया में वो लगाने में नहीं, वो दिखेंगे प्रत्याशी के साथ, वो घूमते दिखेंगे, सभाएं रैलियों में दिखेंगे, लेकिन जो उनको वोट अर्चित भारतीय जनता पार्टी के करने के लिए जो मशक्कत करनी है, जो की वोटर्स के साथ उनका जो संबंध है उसको यूज करना है, वो शायद ऐसा लग रहा है कि इस बार वो लोग नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ गए कि जिन्होंने अनुशासनहीनता की, मधु श्रीवास्तव एक अकेला ऐसा केस है जिसका टिकट अनुशासनहीनता और हाईकमांड को चैलेंज करने के बाद काटा गया। उसके अलावा केतन इनामदार को देख लो, कल जो योगेश पटेल को आखिरी टिकट दिया गया मांजलपुर से, वो 76 ईयर के हैं। तो नियम जो है 75 वाला वो दूसरे भी 4 लोगों के, लेकिन उनको 75 होने में अभी थोड़ी एक आध साल या 6 महीने बाकी थे, लेकिन ये 76 ईयर के बाद बावजूद उनको टिकट दिया गया, क्योंकि उन्होंने ये बता दिया कि हम मुझे टिकट नहीं दिया आप तो मैं यहाँ पर से चुनाव लड़ूंगा, वो सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी हारने वाली। सर उनका राजेश जी नाम क्या बताया? योगेश पटेल, योगेश पटेल, योगेश पटेल जी। हाँ, जो 6 बार से वहां पर चुनाव जीतते आए हैं और उनका वहां पर दबदबा है। तो जिस जगह पर ऐसा लगा भारतीय जनता पार्टी को कि यहाँ पर हमें झुकना है तो वहां झुके हैं। तो अभी संगठन में लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गालियां देकर कांग्रेस से आओ तो आपका जो है इंपॉर्टेंट है पार्टी के अंदर, या पार्टी के हाई कमांड जो है, हाई कमांड के सामने आंख से आंख मिलाकर खड़े हो जाओ तो आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी आप निष्ठा से, वफादारी से, कर्मठ कार्यकर्ता की तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी में काम करते हो तो दूसरे लोग जो है उनको कंधे पर बिठा के घूमने के अलावा तुम्हारे पास कोई भविष्य नहीं है। ये बात जो बिल्कुल मजदूरी करने वाले जो कार्यकर्ता है उसके भीतर गई है। और जैसे जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड जितने भी लोगों से बात करते हैं तो ये बात समझ में उन लोगों को आने लगी है कि अभी जो पार्टी के अंदर हो रहा है कुछ ज्यादा हो रहा है। वो पार्टी से प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकारते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो फीलिंग है वो फीलिंग हर्ट हुआ है। और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम पार्टी को हराने का काम नहीं करेंगे, लेकिन जिताने का परिश्रम जो है वो भी करने का मन हमारा नहीं है। क्योंकि एक बार अभी ये शीर्ष नेतृत्व को ये समझने आने लगेगी कि जो अपना बेसिक जो कार्यकर्ता है, जो सालों से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बगैर पार्टी जो है वो नहीं चल सकती। तो ये मैसेज देने का कोशिश ये लोग पार्टी को देने के लिए अभी मन बना लिया है। तो ये जो सारी मैंने चीजें बताई वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चिंता का विषय बनी हुई है। जी राजेश जी, अमित शाह की छाप बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि पूरे इस मैदान में लीडरशिप में एक ही व्यक्ति हैं, अमित शाह, और उन्हीं की चल रही है, वही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। क्या जमीनी हकीकत भी यही है? शायद राजेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? स्क्रीन बीच में ऑफ हो गया। ओके ओके, अब सुन पा रहा हूँ जी। मेरा प्रश्न ये था कि इन चुनाव पे और जो सारे के सारे कैंडिडेट भी चूज किए गए वहां पर अमित शाह की छाप साफ दिखाई दे रही है, यानी कि वो जो चाह रहे हैं वही कुछ हो रहा है। और यहाँ पर शायद नरेंद्र मोदी की भी इतनी से नहीं है और किसी और जो नेता की, भूपेंद्र पटेल या बाकी लोग हैं, किसी की कोई से नजर नहीं आती है। चारों ओर सिर्फ ऐसा लगता है कि जो नया मंत्रिमंडल अगर आया भी, भाजपा की सरकार आई, तो ये सारी सरकार अमित शाह की सरकार होगी, कई मायनों में देखा जाए तो। राजेश जी
जी, मैं कल से जब से दूसरा चरण जो फेज था उसका भी लिस्ट आया, तब से मैं कह रहा हूँ कि ये टीम मोदी नहीं है, टीम बीजेपी नहीं है, टीम अमित शाह है। ये जो लिस्ट है इसमें कहीं पर आनंदीबेन पटेल नहीं दिख रही है। ये जो लिस्ट है इसमें कहीं पर भी नितिन पटेल का कोई दबदबा हो या 2 4 5 उनके लोगों को टिकट दिया गया हो, ऐसा नहीं दिखता। किसी भी सीनियर नेता के करीबी लोगों का यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया। तो ये सारा जो टिकट दिया गया है और जिस तरह से वो 1 हफ्ते तक यहाँ पर बैठे और एक-एक सीट पर उन्होंने खुद मंथन करके टिकट दिया है, उससे ये लग रहा है और इसीलिए ये जो अफ़वाह है उनको बल मिल रहा है कि हो सकता है कि भूपेंद्र भाई का भी 2024 आते-आते कार्यकाल समाप्त कर दिया जाए और गुजरात के अंदर अमित शाह को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अगर ये चुनावी नतीजे क्या आते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी जो बात हो रही है कि 130 125 के आसपास चली जाएगी, तो ये नौबत नहीं आएगी। लेकिन जो पिछली बार हुआ था, ऐसा ही कुछ हुआ, तो हो सकता है कि गुजरात 2024 से पहले गुजरात को मजबूत करने के लिए अमित शाह खुद यहाँ पर आए और इसीलिए ये जो टीम अमित शाह है उसका चयन किया गया है कि बीच में कभी भी जिस तरह से अभी विद्रोह हो रहा है उससे उनको डर लगने लगा है कि विधायक जो चुनने के बाद जो हम कहते थे उसमें हाँ में हाँ मिला रहे थे, वो शायद स्थिति न हो। तो ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जाए कि जो लोग है वो अमित शाह की जो वफादारी है वो निभा सके। तो ये पूरा जो लिस्ट है उसमें ये दिख रहा है। अभी खेरालू का जी सीट जो पिछले 4 सीट लटके हुए थे उसमें खेरालू का जो सीट है वो सीट चौधरी को दिया और वहां के जो सांसद है भरत सिंह डाभी उनके उनके खुद के भाई जो है वो इंडिपेंडेंट वहां से लड़ रहे हैं। भरत सिंह डाभी उनके पिता भी यहाँ से विधायक रहे हुए हैं, भरत सिंह डाभी भी 2 टर्म विधायक रहे, अभी एमपी है। अभी जो सीट है वो भी उनके फैमिली में ठाकुर को ही दिया गया था 2017 में। इस बार भी उन्होंने ये कहा था कि हम अगर परिवारवाद वाला नियम लागू होता है तो मैं एमपी के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये टिकट जो है मेरे फैमिली में आना चाहिए, यानी मेरे भाई को मिलना चाहिए, ये उनका आग्रह था। लेकिन उनका टिकट काटा गया। तो खुद सांसद जो है उनको अभी तक समझाने में भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह जो है वो विफल रही है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जहां पर हम देख रहे हैं कि पार्टी को लोग नहीं सुन रहे। मधु श्रीवास्तव वाला किस्सा हमको पता है, और भी दीनू मामा और एक धवल झाला जो अल्पेश ठाकुर के साथ ही कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उनको टिकट नहीं दिएगा, वो भी इंडिपेंडेंट खड़े हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लोगों ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और डैमेज कंट्रोल करने में वो लोग असफल रहे, तो लगभग 10 से 15 सीट ऐसी है जहां पर भारतीय ने जो त्रिकोणीय जंग तो था ही, आम आदमी पार्टी वाला एक फैक्टर तो था ही। और दूसरी चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी का ये है कि जहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में ही ये ज्यादा विद्रोह हुआ है। तो वहां जो तीपांकिया जंग नहीं था वो ऑटोमेटिक अपने ही लोगों ने बना दिया है। तो जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है वहां तो ये 2 ताकत से लड़ना ही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से। लेकिन जहां पर वो मजबूत नहीं थे, जैसे उत्तर गुजरात की 2 सीट्स ऐसी है जहां पर उनके एक्स एमएलए या कोई जिला प्रमुख जो है वो इंडिपेंडेंट पर्चा भर के बैठे हैं। तो दूसरा क्या किया है इस बार कांग्रेस ने, जो अपनी कमिटेड वोट बैंक थी, अपना जो खुद का वोट था, जो ओबीसी दलित आदिवासी ये उस पर वापिस आई है। उन्होंने इस बार उत्तर गुजरात के अंदर आप देखो तो लगभग ओबीसी इतने प्रत्याशी दिए हैं जहां पाटीदार वोट्स का बहुमत है, वो सीट को छोड़कर सारी जो सीट्स है वो ओबीसी को दी है। तो सोशल इंजीनियरिंग करने में कांग्रेस जो है इस बार आगे है भारतीय जनता पार्टी से। और जितने झगड़े होने चाहिए थे कांग्रेस के अंदर हुआ है, लेकिन हर बार होता था उससे हम समझते हैं कि 30-35% ही ये इस बार उनको दिक्कत आई है। और ये भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं होता था, वहां पर 30-35% जो लोग हैं, जो सीट्स है उस पर लोग विद्रोह कर रहे हैं। तो ये जो दोनों स्थिति है उससे भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। और इसीलिए आपने जैसे बोला कि कोई युद्ध हो, जैसे इस तरह से इसको जंग की तरह ही ले रहे हैं, क्योंकि अगर ये जंग हार गए तो आप समझ सकते हो कि 2024 के जंग के अंदर क्या होगा। तो सर बचाने की बात है। ये चुनाव गुजरात का है, लेकिन पगड़ी जो है वो दिल्ली वाले नेता की बचानी है।
तो इसके लिए ये सारा जो मशक्कत है जो की गई है, सारा जो फोर्स है उतारा गया। अभी जैसे जैसे चुनाव आगे जाएंगे बहुत सारे षड्यंत्र, बहुत सारी घटनाएं, जैसा आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी के साथ हुआ। आज उन्होंने दक्षिण गुजरात के जितने भी उनके प्रत्याशी थे उन लोगों को अलग, कंचन जरीवाला की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आज जो आखिरी दिन है उन लोगों ने अपने सारे विधायक जो है उनको सेव कर लिया है एक जगह पर। इतना इतना उनको डर बैठ गया कि एक आदमी के साथ हुआ, वो हो सकता है कि दूसरे किसी के साथ भी हो सकता है। तो चुनाव जैसे जैसे आगे जाएंगे मुद्दे बदलने की कोशिश की जाएगी, किसी न किसी नेता को व्यक्तिगत तौर पे टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। 2-4 दिन बाकी रहेंगे तो आंसर देने के लिए समय नहीं हो, ऐसा कोई घटना जो है वो फर्जी हो, ऐसी घटनाएं आ जाएगी चुनावी मैदान में। बहुत सारा खेल है जो गुजरात के चुनाव में होंगे, क्योंकि साम दाम दंड भेद किसी भी नीति के तहत गुजरात जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बचाना है, ये एक ही लक्ष्य है। और उस लक्ष्य के पीछे मोदी और अमित शाह बिल्कुल लगे हुए हैं। अगले 10 दिनों में एक आखिरी सवाल है मेरा कि कांग्रेस और आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्या वो सशक्त होते हुए, मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेजेंस से काफी नर्वस, एंग्जाइटी में नजर आ रही है? हम बहुत आश्चर्य से, कांग्रेस जो बहुत वीक हो गई थी, कांग्रेस बिखर रही थी, कांग्रेस टूट रही थी, ये जो बातें कर रहे थे, इससे अभी कांग्रेस को बहुत बढ़िया देख रहे हैं। जो स्थिति थी उसी स्थिति से जो ये प्रत्याशी उनके आ गए, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत तामझाम करने की कोशिश में नहीं है, बहुत बड़ी सभाएं रैलियां करने की कोशिश में नहीं है। उन्होंने अपने जो ब्रांडेड लोग थे, कि जो लोगों का दबदबा था खुद की विस्तार के अंदर, ऐसे लोगों को टिकट देने की कोशिश की है। खुद भरत सिंह सोलंकी जो मुख्यमंत्री के अपने दावेदार बताते हैं, वो खुद भी चुनाव लड़ने से पीछे हट गए हैं और उन्होंने बोला है कि हम पूरी जो गुजरात है उस गुजरात के अंदर कैंपेन करेंगे। तो जगदीश ठाकुर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सिद्धार्थ पटेल जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, शक्ति सिंह गोहिल जो है वो राज्यसभा के मेंबर है तो वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। हर बार ये होता था, ये सारे लोग चुनाव लड़ते थे और अपने अपने जो एरिया थे उसके अंदर सीमित हो जाते थे। इस बार इन्होंने ये जो फोर्स है, ये जो ताकत है, उसको बचा के रखा है। तो कहीं ना कहीं उनकी नीति दिखती है। अशोक गहलोत भी जो है ये सारी चीजें हम मैनेज करने के अंदर लगे हुए हैं। तो हम समझते हैं कि कांग्रेस की स्थिति चुनाव से पहले जैसी लग रही थी ऐसी नहीं है, थोड़ी बेहतर हुई। और आपने बात की आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी में एक मुश्किल ये खड़ी हुई है अभी कि उनके जितने भी बड़े चेहरे थे, बड़े नेता थे, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो कांग्रेस की स्थिति थी, गोपाल इटालिया ईशुदान गढ़वी को बचाने के लिए नहीं जा सकते, ईशुदान गढ़वी जो गोपाल इटालिया को बचाने नहीं जा सकते, वो सारे लोग अभी अपने अपने जो एरियाज है उसके अंदर फिक्स हो गए हैं। तो जितने भी प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी और संगठन दो सारी चीजें जो है अभी बिखरी पड़ी है अपने अपने इलाके में। अब वो जो प्रत्याशी है और उनके पीछे जो संगठन है, वहां से दिल्ली से भी फोर्स आया है, पंजाब से भी आया है, लेकिन आप जानते हो कि जितने लोकल लोग हो वो इतना बढ़िया रहता है। तो इसमें किस प्रकार से आम आदमी पार्टी मैनेज कर पाती है, कितने दिन कितने घंटे वो अपने एरिया से बाहर निकल के दूसरों का प्रचार करते हैं, वो देखने की बात है। और उसके साथ साथ भी वो जो दावा कर रहे हैं कि उनके 52,000 जो बूथ है उस बूथ पर हमारे पूरा मैनेजमेंट हो गया है, तो आखिरी दिन में वो मैनेजमेंट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक स्टाइल रहा है, कांग्रेस के जो बूथ के लोग होते हैं अगले दिन उनको ही मैनेज कर लेती है। जब आप सुबह 8 बजे आप जाओगे तो कांग्रेस के बूथ के अंदर उनके आदमी मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसी स्थिति, या तो 11-12 बजे के बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं, 2-3 घंटे होते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें है वो आम आदमी पार्टी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश करेगी, और उसमें वो लोग कितने सफल होते हैं, कितने डटे हुए रहते हैं। क्योंकि अब जो चुनाव है, अभी मैं बताऊं कि अभी गुजरात के लोगों के अंदर चुनाव का मूड नहीं बना है, पॉलिटिकल पार्टियों में बन गया है, लेकिन जनता जो है वो जिस तरह से मुकर होके बोलनी चाहिए वो नहीं बोल रही है। तो ये जो संदेह है कितने प्रतिशत मतदान होगा, उसका भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर जो चुनाव का मतदान का प्रतिशत घटा और वो घटने में
अगर ये वोट जो बटे तो जो चुनावी चित्र है, यानी कंफ्यूजन सारे लोगों में है, हम में भी है, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों में कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, ना पॉलिटिकल पार्टियां कॉन्फिडेंट है, ना उनका नेतृत्व कॉन्फिडेंट है। वो बताने के लिए, दिखाने के लिए ठीक है वो कहते हैं, लेकिन किसी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या होने जा रहा है। तो इसलिए ये जो चुनाव है, ये चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो है ही एक बड़ा एग्जाम, लेकिन हमारे लिए भी एक ऐसी परीक्षा है कि जिसमें हम या तो डिस्टिंक्शन मार्क लेके आएंगे, या तो हो सकता है हम भी फेल हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि अगले 10 दिनों में साबरमती में बहुत सारा पानी बह जाएगा और बहुत सारे जी, नए समीकरण भी उभरेंगे। हम सभी अपनी फिंगर्स को क्रॉस करके रखेंगे, हम भी और विश्लेषक भी। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों मैं आपसे आज्ञा लूंगा और राजेश जी का करूंगा शुक्रिया, क्योंकि समय की बाध्यता है और धन्यवाद। उनको एक और शो में जाना है। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े न्यूज टाइम के साथ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू दिनेश।